थोड़ा इंसल्टिंग सा फ़ील होता था, कभी कोई कुछ कह देता था, कभी कोई सामने से निकलता था, इग्नोर कर देता था। तो यहाँ पे जब मेरा लगता है ना, तो मैं काफ़ी सीरियस ले लेता हूँ चीज़ों को। फिर मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने तय किया कि अब इनकी औकात तो मैं दिखा के रहूँगा लिटरली, और उस दिन ऐसा लग रहा था ना, दुनिया जीत लिया मैंने, अब और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा लग मतलब लिटरली वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत टफ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मतलब अगर आज रात को मर भी जाऊँ ना, तो मेरे को लिटरली गम नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों को पता चल चुका कि मोनू कोई है। जो लोग जितना कहते थे ना कि तुमसे सीजीएल नहीं होगा, मैं उतने ही जिद पे आता था कि मैं करके दिखाऊंगा। और इसीलिए मैं बाकी सारे एग्जाम जानबूझ के छोड़ता आ रहा था, क्योंकि मैं लोगों को पता ही नहीं है जनरली कि एसएससी सीजीएल है क्या, तो उन्हें ऐसा लगता है ये कौन से बकवास एग्जाम में लगे हो तुम, बैंकिंग वैंकिंग देखो फलना का लड़के का लगा है, तुम भी करो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो मैंने मेंटोर की तलाश काफ़ी की, बट कोई मिला नहीं, और मजबूरी में मुझे बिना मेंटर बिना कोचिंग के खुद से करनी पड़ी थी चीज़ें। फिर अब एक होता है ना कि लहू मुँह लग गया, मैं टॉप कर गया, इज्जत मिलने लगी, टीचर्स पूछने लगे, तो मुझे लग गया अब तो बस यही करना है, और मैं करता रहा। अगर मुझे कोई चैलेंज करे तो फिर मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि वो जीत जाए। मैं मतलब कुछ भी करने को रेडी हो जाता हूँ जीतने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, मोनू भैया हैं और इन्होंने CGL 18 क्रैक किया हुआ है, और CGL 19 में भी इनका सिलेक्शन हो जाता, काफ़ी अच्छे नंबर थे, बट इन्होंने DV स्किप कर दिया। जैसा कि आप लगातार हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम दिखाने के लिए एग्जाम देते हैं और दूसरों के सीट खाते हैं, तो उसमें इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि DV स्किप कर दिया, तो इससे वो सीट बर्बाद नहीं हुई। तो इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी किस तरीके की रही, काफ़ी सारे स्ट्रगल रहे हैं, और जैसा कि अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो बहुत मोटिवेशनल जर्नी है इनकी, और इस एग्ज़ाम में 5-6 साल लग गए इनको। तो जानेंगे किस तरीके की जर्नी रही और कैसे तैयारी करी, क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती थी, कोचिंग लिया या नहीं लिया, तमाम जो भी बातें हैं एसएससी से रिलेटेड, वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोगों के क्वेरीज होते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मोनू भैया, स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके भैया, आप अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा, शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई आपकी? शुरुआत में मतलब मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जनरली। मेरा बचपन मैं 10 to 11 ईयर्स तक वहाँ पे रहा हूँ। तो 7th तक की पढ़ाई मेरी वहाँ पे हुई थी गवर्नमेंट स्कूल से ही। उसके बाद मैं कोलकाता आया था गर्मी की छुट्टियों में, बट मैं वहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था। मेरे पेरेंट्स कोलकाता में रहते हैं, तो उन्होंने कहा अब क्यों जाओगे वहाँ, दादी को तकलीफ़ होगी काफ़ी, यहीं रह जाओ, तो मैं रह गया। फिर यहाँ पे मैंने 10th 12th और ग्रेजुएशन बाकी सब चीज़ें मैंने कोलकाता से ही की। ओके, और ये एसएससी का कब मन बनाया? जैसा कि मैं आपके यूट्यूब चैनल पर, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपके चैनल पर जैसे देख रहा था, अबाउट में आपने लिखा हुआ था कि एसएससी से दिल लगा लिया है तो एसएससी ही करना है, और भी आपने एग्जाम दिए थे, तो ये कब मन बनाया कि एसएससी सीजीएल करना है? अभी जैसे क्या हुआ था कि 10th के बाद सबसे बड़ा जो होता है लोगों के पास चॉइस, की क्या लेना है, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो मैंने साइंस किसी पर्टिकुलर रीज़न से ले लिया था, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन स्टिल होता है गवर्नमेंट स्कूल, और अपने दोस्त यार की बदौलत मैं सेकंड डिवीजन से साइंस पास कर गया था। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था लिटरली। फिर क्या हुआ कि अब घर वाले नहीं समझते। अब घर में क्या है कि मेरी फैमिली में साइंस बैकग्राउंड का कोई था नहीं उन दिनों, हर कोई कॉमर्स या आर्ट्स का था। तो घर वालों को लगा कि ये बंदा मतलब हमारी फैमिली का कुछ नाम रोशन कर सकता है, तो पापा ने कहा कि बीटेक कर लो। तो मैंने सोचा कि कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, अभी तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे कोशिश कर लेंगे। तो मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया। बीटेक में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मतलब मैं 10-12 घंटे बीटेक में ही पढ़ता था, क्योंकि पहले पढ़ा नहीं था, तो वो मेहनत मुझे बाद में करनी पड़ी। फिर अब जिस हिसाब से आप मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत, अब बीटेक में लोगों को लगता है ये लोग पढ़ते थोड़ी हैं, लेकिन मैंने बीटेक में 10-10 घंटे पढ़ाई है, कोई बिलीव भी नहीं करेगा। तो आफ्टर दैट जब मुझे प्लेसमेंट मिला था कॉलेज से, क्योंकि मैं टॉप थर्ड में हमेशा रहता था कॉलेज में, तो कॉलेज प्लेसमेंट जो मिला वो मेरी मेहनत के पैरेलल नहीं था। मुझे लगा कि मैं इसे अच्छा डिज़र्व करता हूँ। तो फिर मैंने गेट दिया, एक अटैम्प्ट, गेट में हुआ नहीं, तो मुझे लगा कि शायद ये टेक्निकल बैकग्राउंड मेरे लायक है ही नहीं, मेहनत करने के बाद भी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ उसको। तो फिर सोचा कि एसएससी, मुझे एक मेरे दोस्त से पता चला था, तो इसमें देखा मैंने कि साइंस है नहीं एकदम से, बस उसमें जनरल नॉलेज में थोड़ा बहुत है, बाकी मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है। तो मुझे लगा मैं ये कर सकता हूँ, तो बस मैं आया इसमें। मैंने जब पहला अटैम्प्ट लिया तो सेल्फ़ किया मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं करी। तो सेल्फ़ करके ही मुझे 3 महीने में ही इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। फिर प्री दिया तो हो गया, मेंस दिया हो गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं फाइनल तक गया था, और सिर्फ 7 मार्क्स से मेरा मेरिट रुक गया था। तो मुझे एक होता है ना कि अंदर से आ गया कि यही वो चीज़ है जिसके लिए मैं बना हूँ, और यही मैं अब करूँगा। तो बस उसको पकड़ लिया, फिर छोड़ा ही नहीं।
जितना आप आसान बता रहे हो उतनी आसान आपकी जर्नी रही नहीं होगी। जिस तरीके से आप हिंदी मीडियम स्कूल से थे और गांव में सरकारी स्कूल में, अपन को पता है कि सरकारी स्कूल की क्या हालत है इस टाइम पे, और शुरू से ही वो ऐसी हालत बनी हुई है। हाँ, मैं 12th तक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ और हिंदी मीडियम से। तो फिर और आपकी सेकंड डिवीजन से आपने पास किया जैसे तैसे अपना 12th। तो ये कैसे बदलाव कैसे आया, और कॉलेज में आपने टॉप किया जैसा कि आप बता रहे हो, तो ये इस दौरान एक कैसे बदलाव आया, एक सेकंड डिवीजन से पास होने वाला छात्र कॉलेज को टॉप करता है, तो ये कैसे आपने अपने आप को मतलब फिर से एक वीक स्टूडेंट से लेके टॉपर तक की उस जर्नी को थोड़ा डिटेल में बताओ। किस तरीके से आपने अपने आप में चेंजेस लाए, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को अप्रोच बदली, कैसे सारी चीज़ें हुई। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट के बारे में बता देता हूं। 1 मई सुबह 11 बजे कॉम्बैट कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, तो एकदम रियल फील आने वाला है। जिस तरीके से रियल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। ये प्रीलिम्स स्पेशल है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पर आप 4 करोड़ तक के प्राइजेस, स्कॉलरशिप और बहुत सारे वाउचर्स आप जीत सकते हो। जैसे कि स्कॉलरशिप की बात की जाए तो रैंक 1 to 3 के बीच में अगर आप आते हो तो 90% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 4 to 10 के बीच में आते हो तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 11 to 50 के बीच में आते हो तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर रैंक 51 से 500 के बीच में आते हो तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर आप अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो। लाइव टेस्ट ये होगा, तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट जाएं अपने आप को इनरोल करें। और मैं बता दूं 25 से 28 अप्रैल के बीच अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हो तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर आप हमारा कोड यूज करते हो MFYT10 तो 10% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे साथ एक चीज़ है जो मैंने 2011 में रियलाइज़ करी थी कि चैलेंजेस, अगर मुझे कोई चैलेंज करे तो फिर मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि वो जीत जाए। मैं मतलब कुछ भी करने को रेडी हो जाता हूँ जीतने के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर जब मेरा कॉलेज हुआ था ना, तो मैं काफ़ी बुरी तरह से उसमें भी फेल ही हुआ था। उसमें भी कुछ 5.8 समथिंग, और मेरे कोर पेपर में ही सप्ली था। तो एक होता है ना कि फिर आपके आसपास का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो सारे बराबर होते हैं, किसी को नहीं पता कि कौन कितना कैपेबल है, सब सेम कॉलेज में है। तो जब रिजल्ट आता है तो सबके जो मार्क्स होते हैं, कोई टॉप कर गया, कोई अच्छा मार्क्स लाया, कोई मीडियकर है, कोई बिलो है उसके एवरेज, तो वहाँ पे ना सबके बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं अचानक से। लोग आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जितना आपने स्कोर किया है। तो होता है ना कि थोड़ा इंसल्टिंग सा फील होता था। कभी कोई कुछ कह देता था, कभी कोई सामने से निकलता था, इग्नोर कर देता था। तो यहाँ पे जब मेरा लगता है ना, तो मैं काफ़ी सीरियस ले लेता हूँ चीज़ों को। फिर मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने तय किया कि अब इनकी औकात तो मैं दिखा के रहूँगा। लिटरली ये शब्द गलत है बट चीज़ वही है, फीलिंग्स है बस। मोटिवेशन होनी चाहिए कैसे भी। हाँ, तो फिर मैंने खुद वहाँ पे कॉलेज में क्या था कि हमारा जो हॉस्टल था, हॉस्टल में रहता था मैं, एक कमरा खाली हो चुका था। तो मैंने अपने आप को बंद कर दिया। मैं बोला, अब मुझे ऐसा लग गया ना कि ये लोग तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव कर रहे हैं ना समथिंग। तो मुझे जब ये लोग भेदभाव कर ही रहे हैं तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं उस कैटेगरी में फॉलो हो सकूँ कि लोग मेरी इज्जत करें। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी वहीं से शुरू की, सेकंड सेमेस्टर से। संदीप महेश्वरी का काफ़ी वीडियोस मैं उन दिनों देखा करता था, अब तो नहीं देखता। और जो भी चीज़ें मैंने बुक्स वगैरह वहीं से, जैसे ये किताबें रखी हैं ना, वहीं से मेरी आदत लगी पढ़ने की। पहली किताब मैंने खरीदी थी डॉक्टर विजय अग्रवाल, IAS हैं शायद, XIAS हैं, उनकी थी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। ये किताबें बचपन में पढ़ने की होती हैं, लेकिन मैंने कॉलेज में पढ़ी। और फिर वहाँ से सेकेंड सेमेस्टर में ही मैं क्लास का सेकेंड टॉपर था, आई थिंक सेकेंड या थर्ड। तो फिर अब एक होता है ना कि लहू मुँह लग गया, मैं टॉप कर गया, इज्जत मिलने लगी, टीचर्स पूछने लगे। तो मुझे लग गया अब तो बस यही करना है, और मैं करता रहा मेहनत, और हमेशा मतलब टॉप 3 में बना रहा। आपने बताया फिर आपका प्लेसमेंट भी हुआ था। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो काफ़ी वीक रहा हो, काफ़ी उसने इंसल्ट झेला हो, जैसा कि आपने बताया लोग भेदभाव भी करते थे, और जैसा जनरली होता है जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनके साथ, फिर आपका प्लेसमेंट हो गया, तो वो हिम्मत कहाँ से आई कि वो प्लेसमेंट भी छोड़ दिया आपने और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी। मतलब ऐसा हुआ ना कि मेरे क्लास का स्ट्रेंथ 60 के अराउंड था, जिसमें से सिर्फ 3 बच्चों की जॉब लगी थी। प्राइवेट कॉलेज है, कितनों की जॉब लगती है, उसमें से एक मैं था, तो काफ़ी बड़ी चीज़ थी वो। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब आप मेहनत करते हो ना, तो आपकी जो चीज़ें होती हैं, जो आप सोचते हो कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, आप जो इमेजिन करते हो चीज़ों को कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, या तो समथिंग, वो सपने मेरे बनने लगे थे। और मैं इमेजिन कर रहा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं तो अब टॉप कर रहा हूँ, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। फिर जब मुझे कॉलेज से जॉब लगी तो टाटा जमशेदपुर में लगी थी। पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है, रेसिडेंशियल भी नहीं था, जहाँ हम गए थे एटलीस्ट एक दिन तो रुके थे। तो मुझे लगा ये क्या गंदगी में आ गया। लिटरली मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं जहाँ गया था, पर्टिकुलर एक दिन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो होता है ना, मुझे लगा ना यार ये जॉब तो मेरे लायक नहीं है, और सैलरी नहीं थी ज़्यादा, 10,000 बता रहे थे, 8,000 रुपये, CTC 10,000 थी, 8,000 रुपये इन हैंड थी। तो मुझे लगा यार 8,000, क्योंकि मैं बिजनेसमैन बैकग्राउंड है मेरा, पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला है, तो 8-10 हज़ार रुपये तो हम नौकरों को दे देते हैं। तो मुझे लगा यार ये कौन सी नौकरी है।
तो मैंने पापा को फ़ोन किया कि मैं ये नहीं करूँगा। पापा ने कहा कि करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं सबको बता चुका हूँ रिश्तेदारों में कि मेरे बेटे की जॉब लगी है। मैंने कहा रिश्तेदार क्या सोचते हैं दैट डजेंट मैटर, मैंने मेहनत करी है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, और मैं आ रहा हूँ घर, मैं नहीं करूँगा नौकरी। मैंने 2 दिन में रिज़ाइन करके घर आ गया ज़बरदस्ती। पापा काफ़ी नाराज़ थे मेरे से, और मैं सोचा कि अब जो होगा देख लेंगे, लेकिन ये तो नहीं करेंगे। ओके, फिर आप अभी आपकी एसएससी सीजीएल की जर्नी पर आते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम की जर्नी। आपने और भी एग्जाम दिए हैं जैसा कि आपके यूट्यूब चैनल पे मेंशन है, और आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहला एग्जाम कौन सा था, क्या एक्सपीरियंस था उसका, फिर कैसे ये जर्नी आगे बढ़ी आपकी, और कैसे आपने तैयारी को स्टार्ट किया। कोचिंग लेना पड़ता है, इसमें कोचिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो कोचिंग कैसे लिया आपने या फिर नहीं लिया, कैसे मैनेज की सारी चीज़। शुरू में मेरा ग्रेजुएशन वैसे मिड 2015 में हुआ था, तो 3-4 महीने तो मैं टेक्निकल एग्ज़ाम्स में उलझा हुआ था। लेकिन मुझे इंटरव्यूज़ जो मैं दे रहा हूँ, एक समय पे मुझे इससे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। और टेक्निकल लाइन वाली जितनी जॉब्स हैं बीटेक बैकग्राउंड वाले, बिना इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के पहले होता नहीं था, अब तो शायद इंटरव्यू होता है बस। तो मुझे तो होता है ना कि पहले ही मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता था कि अगर मैंने एग्ज़ाम निकाल भी लिया तो इंटरव्यू में तो वैसे ही गया मैं। तो मैं 3-4 महीने स्ट्रगल करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये अब ना हो रहा मेरे से। मैंने उधर 5-7 एग्ज़ाम्स दिए थे। फिर जब एसएससी के बारे में मुझे एक दोस्त से पता लगा, तो मैंने सोचा कि चलो यही कर लेते हैं, इसमें इंटरव्यू नहीं था। 2015 तक था, 16 से ही इंटरव्यू गायब हो गया, मोदी जी ने हटाया था शायद। काफ़ी सराहनीय कदम था मेरे लिए तो, एटलीस्ट था। तो मैंने सोचा कि ये कर सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, पढ़ने की आदत थी मेरी 10-10 घंटे, इंटरव्यू का डर ख़त्म क्योंकि वो होना नहीं है, तो एक आया अंदर से कि ये कर लूँगा। तो अब लेकिन एक चीज़ थी कि गेट के लिए मैंने जब ग्रेजुएशन के बाद फाइनल ईयर में मैंने गेट के लिए 1 साल कोचिंग करी थी, रिज़ल्ट नहीं हुआ था। तो कोचिंग वाला एक्सपीरियंस मैं ले चुका था, मुझे पता था कि कोचिंग वाले कुछ कराते नहीं हैं, करना आपको ही होता है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोचिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको एक मेंटोर चाहिए होता है। मैंने मेंटोर की तलाश काफ़ी की, बट कोई मिला नहीं, और मजबूरी में मुझे बिना मेंटर बिना कोचिंग के खुद से करनी पड़ी थी चीज़ें। फिर मैंने पता किया कि कोई तो मिले, तो मेरे पास में एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे जनरली एसएससी और बैंक के सिलेक्टेड लोग थे। तो मैंने सोचा शायद वहाँ कुछ गाइडेंस मिलेगी। मैं 1.5-2 महीने वहाँ पे था, एज अ स्टूडेंट था, लेकिन मैं स्टूडेंट किसी पर्पज़ से वहाँ पर गया था, मेंटोरशिप के लिए, बस मेंटोरशिप लेने गया था, पढ़ने नहीं गया था। तो 1.5-2 महीने में मुझे खास मेंटोरशिप वहाँ से मिली नहीं, लेकिन किताबें पता लग गई कि इंग्लिश के लिए कौन सी चाहिए, मैथ्स के लिए कौन सी चाहिए। तो मैंने फिर छोड़ दी, फिर घर आ गया, और फिर मैंने पढ़ाई सेल्फ शुरू कर दी थी। एग्जाम के बारे में बताइए, कौन से एग्जाम दिए, उनका क्या रिजल्ट रहा। एग्ज़ाम मैंने पहला दिया था CHSL 15 शायद दिया था, कुछ आउट ऑफ 264-65 नंबर बने थे मेरे। फिर CPO भी शायद 15 वाला दिया था, तो उसमें प्री निकल गया था। फिज़िकल के लिए बुलाया था, बट मैं फ़िज़िकली शुरू से ही एक्टिव नहीं हूँ, तो मैं गया नहीं उसमें, छोड़ दिया। हाँ, फिर थर्ड एग्ज़ाम CGL दिया था, CGL का प्री मेरा हो गया। फिर वही मेंस Tier 3 Tier 4 सब देता गया, फाइनल में 7 नंबर से रुक गया। फिर क्या हुआ कि अब जब रिजल्ट नहीं हुआ तब आता है, फिर लोग हिदायतें देने आ जाते हैं। कोई कहेगा बैंक दे लो, कोई कहेगा रेलवे दे लो। एसएससी बहुत टफ है, और जहाँ मैं रहता हूँ कोलकाता में खास करके बहुत कम एस्पिरेंट्स है, वहाँ एकदम कंपटीशन नहीं है। तो लोगों को पता ही नहीं है जनरली कि एसएससी सीजीएल है क्या, तो उन्हें ऐसा लगता है ये कौन से बकवास एग्जाम में लगे हो तुम, बैंकिंग देखो फलना का लड़के का लगा है, तुम भी करो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो जब लोगों ने बोलना शुरू किया, तो अब मैं तो एक तरह से बिगिनर ही था, तो मैंने 3-4 बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दिए, किसी में प्री हुआ, किसी में थोड़े नंबर से रह गया। तो मुझे ऐसा लगा कि बैंकिंग तो मेरे लायक है नहीं एसएससी में, मुझे क्योंकि थोड़े नंबर से रह गया था, तो एक हिम्मत मिल चुकी थी कि मैं ये वाला मेरे से हो जाएगा। तो बैंकिंग के 3-4 अटैम्प्ट लिए। स्टेट गवर्नमेंट के एक एग्ज़ाम मैंने दिया था, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। 5-6 एग्ज़ाम्स दिए थे, एक में मैं फाइनल तक गया था, लेकिन इंटरव्यू में दिक्कत आई थी। इंटरव्यू में बंगाली कंपलसरी था, तो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सब आता है मुझे बंगाली, लेकिन अब मैं नॉन बंगाली हूँ, तो दिक्कत होती है कि आप 50% बोल सकते हो, 50% लिख सकते हो, 60% मतलब रीड कर सकते हो, लेकिन 100% तो नहीं अचीव कर पाओगे, क्योंकि मैंने 7th और 8th क्लास में बंगाली पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वही है। तो मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं, तो मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम मुझे देने ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है एंड में जाके बंगाली। तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट का देना बंद कर दिया, बैंक का देना बंद कर दिया। एनटीपीसी मैंने 2 बार दिया है, और दोनों बार प्री और मेंस में रह गया हूँ। ग्रुप डी में हुआ था, मैं गया नहीं था। तो ऐसे टोटल मिला जुला के 35 के अराउंड मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, और लेकिन मैं काउंट नहीं करता हूँ। इवन सिलेक्शन पोस्ट 6 मैंने दिया था, उसमें मेरा हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था, मैंने वो भी छोड़ दिया था। क्योंकि एक होता है ना, सबसे पहली चीज़ है कि आपकी इज्जत की बात होती है। आप बीटेक हो, इंजीनियर हो, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ये कुछ बड़ा ही करेगा। आप कितना भी छोटी चीज़ कर लोगे ना, आप कोई भी नौकरी कर लोगे, लोग इज्जत ही नहीं करेंगे आपकी। और मैं तो शुरू से सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने खुद के की लड़ाई, हाँ, एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा था। तो अगर मैं सिलेक्शन पोस्ट ज्वाइन भी कर लेता, तो वो मेरा पॉइंट प्रूव नहीं हो पाता। तो मुझे जो लोग जितना कहते थे ना कि तुमसे सीजीएल नहीं होगा, मैं उतने ही जिद पे आता था कि मैं करके दिखाऊंगा।
और इसीलिए मैं बाकी सारे एग्ज़ाम जानबूझ के छोड़ता आ रहा था, क्योंकि मैं दूसरा ऑप्शन रखना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होता जल्दी किसी चीज़ के लिए। तो अगर मैं लग जाता ना किसी भी दूसरे एग्ज़ाम में ज्वाइन कर लेता तो फिर सीजीएल नहीं करता, सेटिस्फाई हो जाता हूँ मैं थोड़ा। तो अभी फाइनली फिर आपका कब सपना पूरा हुआ, कब आया आपका रिजल्ट सीजीएल का? उस दिन के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा रहा फिर वो दिन आपका? वो दिन तो मतलब एक तरह से सेकंड बर्थ था मेरे लिए। ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या हो गया है, मेरा दूसरा जन्म हुआ है लाइक। क्योंकि एक 6 साल का स्ट्रगल, और मेन चीज़ है कि आप एग्ज़ाम के लिए स्ट्रगल नहीं करते हो, आप जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करते हो। जितना ज़्यादा समय आपको लगता है, जितना सोसाइटी आपको ताने मारती है, उतना ही वो स्ट्रगल हो जाता है आपका एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए। सोसाइटी मानती ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो। इवन आपके रिलेटिव्स तक कह देते हैं अरे ये तो फालतू का पैदा हो गया था, लाइक होता है ना, समथिंग दिल पे लगता है यहाँ। तो मैं बस अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था, और वो फाइनली 1 अप्रैल 2021 को प्रूव हुआ। और उस दिन ऐसा लग रहा था ना दुनिया जीत लिया मैंने, अब और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा लग मतलब लिटरली वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत टफ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मतलब अगर आज रात को मर भी जाऊँ ना तो मेरे को लिटरली गम नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों को पता चल चुका कि मोनू कोई है। कौन सा आपको पोस्ट मिला और कितनी रैंक रही आपकी? मेरी रैंक 2793 थी, और एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मुझे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में मिला था, मेरी पहली चॉइस थी वो। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर का होता है, एक इंस्पेक्टर लग जाता है। तो आपका ऐसी कोई पोस्ट का सपना नहीं था? नहीं, जैसे जैसे आप मैच्योर होते चले जाओगे थोड़े लाइफ में, आपको चीज़ें अगर समझ आने लगेंगी, सराउंडिंग्स क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या एक्चुअली ज़रूरी है, तो धीरे धीरे प्रायोरिटीज़ आपकी चेंज होती चली जाती हैं। मैं भी शुरू में, इवन अभी भी मैं, मेरे पास कुछ फोटोज़ होंगे, मैं दिखा सकता हूँ आपको, खोजना पड़ेगा। मैं भी जब तैयारी शुरू किया था तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सोच के ही शुरू किया था। जनरली हर कोई करता है। मेरे विंडो पे मैंने स्टिकर लगा रखा था आईटीआई का, मेरे ऐसे बोर्ड पे लगा रहता था आईटीआई, तो शुरू वहीं से किया था। बट जैसे जैसे आप पता ना कि मैं डीवी 3 बार दे चुका था, 16 का दिया था, 17 का दिया था, 18 का दिया था, तो सारे पोस्ट 49-50 पोस्ट होते हैं। जनरली किसी भी एस्पिरेंट को ना सब पता भी नहीं होता, डीवी जाने तक नहीं पता होता उनको, बस इनकम टैक्स, एक्साइज, सीएसएस, एमईए, 4-5 चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में घूम रही हैं। इंटरव्यू भी जनरली इन्हीं लोगों के होते हैं जो ये सब पोस्ट पाते हैं, तो लोगों को वही पता है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओ शिट 50 पोस्ट है, मैं कैसे प्रेफरेंस पर, लोग डर जाते हैं। तो वहाँ से 3 बार डीवी दिया मैं, तो मैंने सब पर रिसर्च किया थोड़ा बहुत, तो मुझे आइडिया लगा कि फ्यूचर में मैं जो चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए फ्यूचर में, मैं ऐसी किस तरह की लाइफ देखता हूँ और क्या करना है, वो कहाँ से हो पाएगा। और ये सारी चीज़ें मतलब मैं अपनी प्रायोरिटी के बेस पे अपनी पोस्ट को डिसाइड किया, ना कि उसके जो मिलती हैं चीज़ें, फीचर्स किसी पोस्ट के क्या है, वो मुझे क्या दे सकता है इसके बेस पे नहीं, मुझे क्या चाहिए इसके बेस पे, ये थोड़ा डिफरेंस है। अभी आपकी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी आपकी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। एक ऐसा लड़का जो गांव से निकला, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी उसने, और इतना अच्छा पढ़ने में भी नहीं था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था उसका, सेकंड डिवीजन से पास हुआ। इसमें इंग्लिश का और मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है, और खासकर इंग्लिश का। तो इंग्लिश को किस तरीके से टैकल किया, क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि मैं चाहता हूँ जो आप ही की तरह जो स्टूडेंट हैं उनके भी सपने हैं, वो भी छोटे शहर में गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, वो भी इनकम टैक्स के सपने देखते हैं, तो वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं, बोलते हैं यार इंग्लिश को सोच के वो मैथ जैसे तैसे कर भी लेंगे, लेकिन इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इंग्लिश बहुत टफ लगती है बच्चों को। तो इंग्लिश के बारे में बताइए, किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी रही, कैसे आपने तैयारी करी, और इंग्लिश में और जो भी सजेशंस हो नए एस्पिरेंट्स के लिए वो भी आप बताइए डिटेल में थोड़ा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, जनरली उनको लगता है कि बीटेक वाला है तो इसको तो इंग्लिश आती होगी, बट मैं भी 12th तक हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। जब मैं कॉलेज गया था तो मुझे हाय हेलो भी ढंग से करना नहीं आता था, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश तो नहीं सिखाया जाता है। तो वहाँ पे अब क्योंकि वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैं हॉस्टल में रहता था, तो कोई त्रिपुरा का है, कोई नागालैंड का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, तो अलग अलग तरह के लोग थे, अच्छे अच्छे स्कूल के पढ़े हुए लड़के थे। तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी होता है ना, फील आता था कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। फिर एक बार क्या हुआ था कि शायद 2nd या 3rd सेमेस्टर में था मैं, हम लोग आईआईटी खड़गपुर गए थे टेक फेस्ट में, और मेरा शुरू से लर्निंग एटीट्यूड रहा है, तो मैं हमेशा से सेमिनार्स वगैरह मिस नहीं करता। तो मैं एक डायरी और एक पेन लेके एक सेमिनार में बैठा था, मुझे याद है एहद सेगव, शायद वो नहीं, एहद सेगव कोई और था, एक इंटरनेट का कोई इन्वेंटर है, कुछ नाम था उनका, वो आए हुए थे और वो बता रहे थे, सामने स्पीच दे रहे थे, वो जर्मनी या यूएसए से आए थे। अब उनकी इंग्लिश की तो टोन ही अलग होती है। मैं डायरी और पेन लेकर बैठा रह गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया तो मैं लिखूं क्या। तो मुझे उस दिन बड़ा गिल्ट फील हुआ कि ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वो वाला जो मोमेंट था ना, मेरा टर्निंग पॉइंट था। फिर मैं घर पे आया, मतलब हॉस्टल में, फिर वहाँ पे मैंने मतलब बेसिक 1.5 साल 2 साल लगे मुझे न्यूज़पेपर डेली रीड करना, वोकैबलरी के वर्ड चुन चुन के निकालना, उनको गूगल पे देख के, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले रखी थी मैंने, या जो इंग्लिश मूवीज़ मैं खूब देखता था सबटाइटल वाली,
और एक एक सेंटेंस, जैसे जैसे हिंदी में उसने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, और इंग्लिश में नीचे वेयर आर यू गोइंग, तो मैं उसको डायरी में लिखता था पर्टिकुलर कि कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग बोलना है। मतलब एकदम बेसिक से शुरू करी थी मैंने। 1.5-2 साल लगे मुझे। अभी भी मेरे पास वो सारी डायरी एज ए मेमोरीज पड़ी हुई हैं, मैंने रखा हुआ है संभाल के। और वहीं से बीटेक में लगभग 1.5-2 साल में मैंने अपनी अंग्रेजी ठीक करी, और एसएससी में थोड़ा उससे तो अच्छा खासा हेल्प हुआ। ये तो आपने अपनी इंग्लिश का डर भगाने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए किया। अभी सिलेबस की तैयारी कैसे करी? इंग्लिश सीजीएल के लिए इंग्लिश की कैसे तैयारी करी? सीजीएल के लिए इंग्लिश भी अब ऐसा नहीं कि स्पीकिंग में सीख गया था तो सीजीएल का इंग्लिश ईजी हो जाएगा। जब मैं आया था तो मुझे पता नहीं था, तो एसपी बख्शी एक किताब मुझे सजेस्ट की गई थी वहाँ जब मैं था। तो मैंने शुरू में, जैसे एसपी बख्शी का क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बिगनर भी है ना, जिसको इंग्लिश कुछ नहीं आता है, वो भी अगर एसपी बख्शी से शुरू करे, थोड़ा समय दे, लोगों को गोली चाहिए होती है कि भैया कुछ ऐसा बता दो कि अंग्रेजी 2 रात में आ जाए मुझे। ऐसा तो होता नहीं है। आपको कम से कम 2 महीने तो देने पड़ेंगे, और जेन्युइनली देने पड़ेंगे। मतलब अब परेशान होकर कि नहीं अरे भैया कल ही तो पढ़ा था, अब आज याद नहीं आ रहा है मुझे, तो नहीं आ रहा तो फिर पढ़ो। सिंपल सी बात है। अब आप 10 दिन भी पढ़ चुके हो, 10 महीने भी पढ़ चुके हो, नहीं आ रहा तो फिर पढ़ो, और कोई सोल्यूशन तो है नहीं। मे भी आप कोई गलती कर रहे हो। तो मैंने शुरू किया था एसपी बख्शी से। तो उसमें क्या है कि अब मैं थोड़ा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके पढ़ता हूँ। तो मुझे याद है एसपी बख्शी में 6 चैप्टर्स हैं, नाउन प्रोनाउन ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है। तो मैं क्या करता था कि रेगुलर एक चैप्टर पढ़ता था। जैसे आज नाउन डिसाइड कर लिया, तो नाउन मैं पूरा सिर्फ रीड करूंगा, मेरा उससे कोई याद करने का कोई टेंशन नहीं लेता था कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझने की कोशिश करता था कि नाउन होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच आप पूरा समझ लो बेसिकली, कि ताकि कोई आपको सेंटेंस दे तो आप पकड़ पाओ कि ये वाला एडजेक्टिव है कि वर्ब है। सेम थिंग जैसे टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, फ्रेजल वर्ब, ये जितनी चीज़ें हैं, वॉइस वगैरह, आप बेसिकली जैसे जितने भी चैप्टर्स हैं आप डेली एक चैप्टर करके पढ़ो, उनको जानो, उनको समझो, बेसिक समझो। उसके बाद आप रूल्स पे आओ। पहले आपको बेसिक समझना है, फिर रूल्स पे आओ। डायरेक्ट रूल्स पे आ जाते हैं लोग, उनको याद होता नहीं है। और डायरेक्ट रूल्स पे आने से कुछ होना नहीं है, 10 दिन में भूल ही जाओगे। फिर रूल्स पे आओगे तो क्या होता है कि बेसिक वाली चीज़ें ही कैटेगराइज करके लिखी रहती हैं, तो वो ईजी पड़ता है। फिर जब आपने रूल्स और बेसिक दोनों कर लिया, तो फिर से दोनों को रिवाइज करके उनके नोट्स बनाओ, और कोशिश करो किसी को पढ़ाने की। मैं पढ़ाता था, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हो तो उसके डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। क्योंकि आप जरूरी नहीं कि आपने पढ़ लिया तो आपको सब याद है, लेकिन सामने वाला पूछेगा तो आप जरूर फिर दोबारा पढ़ोगे उसको। फिर होता है कि आप एक्सरसाइज करो। तो ये पूरा मतलब सीक्वेंस है कि आप पहले बेसिक करो, फिर रूल्स करो, फिर दोनों को समराइज करके नोट्स बनाओ, फिर उनके एक्सरसाइजेस करो। कोई दिक्कत आ रही है तो नोट्स में देखो कि कहाँ से है, वो रिवाइज करो, और बस ये प्रोसेस दोहराओ। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो अभी शॉर्ट में आप मैथ के लिए और जीएस के लिए भी आप अपनी स्ट्रेटजी बता दो। और मैं आपको बता दूं तो भैया की एक पूरी डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो हम शूट कर लेंगे, जिसमें बुक लिस्ट भी बता देंगे, वो अपनी स्ट्रेटजी बता देंगे डिटेल में। तो वो इसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड कर देंगे। अभी आप शॉर्ट में मैथ और जीएस के लिए किस तरीके से तैयारी करी आपने? मैथ्स के लिए भी कोई भी एक बेसिक बुक आप ले सकते हो। जैसे मैंने तो शुरू में एक आर्यन पब्लिकेशन की आती है, फास्ट अरिथमेटिक, वो ली थी। कोई भी एक बेसिक बुक, जरूरी नहीं कि आप यही लो। आप बेसिक्स में चैप्टर वाइज आप देख लो। जैसे कि परसेंटेज है तो परसेंटेज होता क्या है, तोड़ के फ्रैक्शन वाइज। नाउन मतलब एस आई है, सी आई है, और जितने चैप्टर्स हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सारे चैप्टर्स के बेसिक्स पहले कर लो। फिर ट्रिकी सोल्यूशन पे जाओ, और फिर दोनों को मिक्स करके नोट्स बनाओ। मेरा बहुत सिंपल सोल्यूशन होता है। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी पेपर के लिए। फिर आप क्वेश्चन बैंक पे जाओ, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको करो, फिर मॉक वगैरह दो, और फिर बस रिवाइज करते रहो। सेम थिंग जीके के लिए भी है कि आप जीएस में सबसे पहले लूसेंट है, हर कोई लेता है वही। लूसेंट में 300 पेजेस हैं। 300 पेजेस मुझे याद है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइज वे में करता हूँ। 300 पेजेस हैं, आप डेली 5 पेज करोगे, 2 महीने लगेंगे, बुक खत्म हो जाएगी। फिर आप अंडरलाइन करते चलो, कहीं कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके अलावा आप एक बुक और ले सकते हो, प्रीवियस ईयर की किरण की आती है, क्योंकि ये तो आपने थ्योरी पढ़ ली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उसमें से आप 200 क्वेश्चन रेगुलर बेस पे करो। और 200 आज करे हैं तो कल 200 पहले वाले रिवाइज करने हैं, और फिर नए 200 करने हैं, ऐसे करना है। आप वो बुक खत्म करो। फिर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है इसी की, लूसेंट की, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, सीडीएस वगैरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो करो, और बस इसको रिपीट करते रहो। बाकी करंट अफेयर तो आपको अपडेटेड रहना है। तो भैया आपका इतना स्ट्रगल रहा, आपने 6 साल तैयारी करी, और पिछला आपका जो आप जिस तरीके से आपने बताया, आपने ताने भी झेले काफ़ी, बट अभी सारी चीज़ सॉर्टेड हो गई है। अभी आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो अभी किस तरीके से फील होता है, और किस तरीके से रेस्पेक्ट मिलती है जब आप फ्रेंड्स के यहाँ जाते हो, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो? अभी कैसा फील होता है? अभी तो समथिंग, मैं तो जैसा था पहले नेचर वाइज अभी भी वैसा हूँ, मैं नहीं बदला हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग, 99% लोग प्राउड फील करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब अचानक से सब बदल गए हैं, एंड ठीक है, अच्छी बात है। बाकी 1% लोगों को लगता है कि अब जॉब लग गई है तो मैं बदल गया हूँ, तो उनके लिए तो मैं कुछ कह के फ़ायदा नहीं है, मैं इग्नोर ही कर सकता हूँ। और अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे एक
अलग देखा जाता है कि हाँ ये मोनू है और वही मुझे चाहिए था। 10 लोगों के बीच में भी रहूँगा तो लोग पहचानते हैं कि हाँ ये मोनू है, क्योंकि अभी सोसाइटी में, समाज में, रिलेटिव्स में, घर परिवार, दोस्तों में, हर जगह सबको पता है कि मोनू प्रसाद जो है अब कुछ बन चुका है, तो अच्छी बात है। ओके, फाइनल आप जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उनकी फाइनेंस कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि कोचिंग ले पाएँ, जैसा कि आपने बताया आपने कोचिंग का सहारा नहीं लिया है बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत आपने मेंटोरिंग ली है। तो फाइनल जो नए एस्पिरेंट्स है विदाउट कोचिंग कैसे तैयारी करें, कोई आपके मैसेज हो, कोई टिप्स हो आप बताना चाहो? मेरा कहना है कि अगर आप फिनेंशियली कैपेबल हो, अगर आप कोचिंग कर सकते हो तो भी कोचिंग मत करो, क्योंकि सबसे कोचिंग में आप क्या करवाया जाएगा, कोचिंग में क्या होता है कि जिस स्पीड से टीचर पढ़ाता है ना, आप उस स्पीड को ही कैच नहीं कर पाते हो। सामने वाला जो चैप्टर खत्म कर चुका है, आज रात को जाके आप उसके नोट्स बनाते हो किसी और की कॉपी से, तो कोर्स खत्म हो जाता है और आपके डाउट्स खत्म नहीं होते, आपका सिलेबस खत्म नहीं होता, तो ओवरऑल पैसा बर्बाद, समय बर्बाद। तो मेरा कहना है कि कम से कम 3 महीने का समय लो, चारों पेपर्स के कुछ बुक्स, या तो जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ या जो आपको पसंद आते हैं वो ले लो। 3 महीने आप चारों पेपर्स अच्छे से अपने से करो, जब आपको सब समझ में आ जाए तब आप कोई कोचिंग अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। क्या होगा उससे कि सामने वाला बंदा जो पढ़ा रहा होगा, आप पहले से पढ़ रखे हो, तो आपको वहाँ पे पढ़ना नहीं है कि नाउन क्या होता है, आप पहले से जानते हो कि नाउन क्या होता है, तो सामने से जब वो पढ़ाएगा ना तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मुझे लगता है कोचिंग को एज अ डाउट क्लियरेंस सेशन यूज़ करना चाहिए, ना कि अब बेसिक लर्न करने के सिस्टम्स की वजह से। ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। आई होप दोस्तों भैया की जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिस तरीके से ज़मीनी स्तर से उठकर बिल्कुल नहीं पढ़ाता, सरकारी स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी थी, फिर कॉलेज गए, बीटेक किया, वहाँ भी फेलियर का सामना किया, फिर अपने आप को संभाला और कुछ गोल लेकर चले और अचीवमेंट्स जो अभी उन्होंने वो अचीव भी किया है। तो जो स्ट्रगल और जो एग्जाम की स्ट्रेटजी और सीजीएल के बारे में जो भी टिप्स दिए हैं उनसे आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी। यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच, और अपनी तैयारी में जुटे रहिए और इस एग्ज़ाम को आप विदाउट कोचिंग भी क्रैक कर सकते हो, जैसा कि भाई ने बताया है। और इंग्लिश के लिए बताया, तो इंग्लिश से डरने की बात नहीं, इंग्लिश को भी सुधार सकते हो। ऐसा क्या है जो नहीं किया जा सकता, बस मन में जोश हो और मन में ठान लेना है कि करना है तो बस यही करना है। जैसा कि भाई ने बताया था कि 6 साल लग गए उनको, और लेकिन उन्होंने लिख रखा है एक अपने यूट्यूब चैनल पे, इनका यूट्यूब चैनल का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो उस पर भी काफ़ी अच्छे नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी जर्नी बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं टाइम टू टाइम, और एग्जाम्स के बारे में बताते हैं, तो उसको जरूर फॉलो कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।